अगर हम किसी पाकिस्तानी से पाकिस्तान की तारीख के बारे में सवाल करें तो हमें यही पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया गया था। और इसका जो नज़रिया था वो सबसे पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। और इसकी जो फॉर्मल करारदाद मंजूर हुई थी वो 23 मार्च को थी। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और इसके अलावा कि जो लियाकत अली ख़ान साहब थे वो कायद-ए-आज़म के बहुत ही सच्चे गहरे दोस्त थे। और उनकी इस तरह बेलौस खिदमात की वजह से उन्हें शहीद मिल्लत कहा जाता है। इसके अलावा ये कि जो जनरल अयूब और जनरल ज़ियाउल हक के जो मार्शल लॉज थे वो उस वक्त मुल्क की ज़रूरत थे, क्योंकि डेमोक्रेसी बिल्कुल फेल हो चुकी थी और उनके मार्शल लॉज ने आकर मुल्क को सहारा दिया था। इसके अलावा हमारा ये भी बिलीफ है कि जो 1971 के अंदर बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था उसकी वजह हमारी कोई नाकामी या हमारी नाअहली या हमारा कोई मिस ट्रीटमेंट बंगाल्स के साथ नहीं था, बल्कि इसके पीछे जो वजह थी वो दो थी। पहला कि जो ईस्ट पाकिस्तान के जो अंदर लोग थे उनकी अंदरूनी साजिश थी, और दूसरा इंडिया और जो दूसरे ममालिक थे उनकी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश अल्टीमेटली वजूद में आया। इसके अलावा हमारा ये भी बिलीफ है कि जो 1965, 71 और 1999 की जो वॉर्स थी, इन तीनों जंगों के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को बुरी तरह शिकस्त दी थी। ये तमाम चीज़ें हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर बताई जाती हैं, उसे हम मुताला पाकिस्तान कहें, पाकिस्तान स्टडीज़ कहें या हिस्ट्री की बुक कहें। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बुक से हटकर एक्चुअल हिस्ट्री को रीड करें तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो हमें काफ़ी डिफरेंट दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि जो इस्लाम की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान हासिल किया गया था, ये हमारा बिलीफ है। इसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि जो उस वक्त जो इंडिया था उसके अंदर जो मौजूद ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ थीं वो कायद-ए-आज़म और दो कौमी नज़रिया और मुस्लिम लीग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि जो जो कौमियत है, जो नेशनलिज़म है, वो इस्लाम का जो मिजाज है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इसमें जो दो पार्टीज़ जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी वो थी जमीयत उलमा हिंद, जो कि उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, रिलीजियस पार्टी। और जो सेकंड नंबर पर जो इसके सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे वो थे जमात इस्लामी के फाउंडर मौलाना मौदूदी। और इसके अलावा अगर हम कायद-ए-आज़म के जो 11 अगस्त की अगर हम स्पीच भी देखें तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन है उसका स्टेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये जो इस्लामी नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान को हासिल करने की बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उससे अगर आगे बढ़ें तो ये हमें कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का नज़रिया है सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने पेश किया था, और इसका रेफरेंस हमें दिया जाता है कि 1930 के प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो था उसके अंदर ये बात की थी। लेकिन अगर हम एक्चुअल उनकी स्टेटमेंट को एनालाइज करें, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख भी रही होगी, इसके अंदर आपको जो दिखेगा वो ये दिखा गया कि जो अल्लामा इकबाल थे उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट्स थी उनको इंडिपेंडेंट करने की बात ज़रूर की थी, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर रहकर वो इंडिपेंडेंस को अवेल करेंगी, ना कि इन सब स्टेट्स का अलहदा से करके एक अलग कंट्री का बनाने का जो वजूद है उसकी तजवीज़ दी थी। और यही बात क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने द टाइम्स के जो एडिटर थे उनको भी ये एक लेटर लिखा था, और उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट ये बात की थी कि मैंने उस एड्रेस के अंदर बिल्कुल एक मुल्क के लिए कोई बात नहीं की थी, मैंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की बात की थी। इसके अलावा अगर हम आगे चलें कि ये करारदाद किस डेट को मंजूर हुई थी, तो एक्चुअली जिस डेट को करारदाद मंजूर हुई थी, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, उसकी जो मंजूरी थी, जिस दिन उसकी वोटिंग हुई थी, वो डेट 24 मार्च थी, ना कि 23, जिस दिन हमें लगता है कि उस दिन जो करारदाद है वो मंजूर हुई थी, जिसकी खुशी में हम हर साल झंडियाँ लेकर उसको सेलिब्रेट करने बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया की बात करें, जो कि पार्टीशन के वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहाँ से इशू किया था, उसके अंदर ये था कि ये जो दोनों डोमिनियंस हैं, इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स बनेंगी, इनकी जो अथॉरिटी होगी वो 15 अगस्त से स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें कि जो लियाकत अली ख़ान है, जिन्हें हम मानते हैं कि शहीद मिल्लत हैं और कायद-ए-आज़म के जो गहरे दोस्त थे, सच्चे साथी थे, ये वही लियाकत अली ख़ान साहब हैं जब अपने कुछ मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के साथ जब कायद-ए-आज़म के आखिरी दिनों में ज़ियारत के उनके घर के ऊपर जब उनसे मुलाकात करने गए थे, तो
कायद आज़म ने फातिमा जिन्ना को ये कहा था कि ये लोग सिर्फ मेरे से मिलने नहीं आए या मेरा हाल चाल पूछने नहीं आए, बल्कि सिर्फ ये देखने आए हैं कि मैं कितने दिन और ज़िंदा रहूँगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें कि हमें जहाँ पर ये इतना इंडोर्स किया जाता है कि जो अयूब खान थे और जो जनरल ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ था वो काफ़ी लेजिटिमेट था और वो उस वक्त कौम की नीड थी, तो ऐसी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अयूब खान अगर इतने ही अयूब खान वो इंसान हैं जिन्होंने बीडी मेंबर सिस्टम बनाया था और ये कहकर कि जो आम पाकिस्तानी है, जो आम सिटीज़न है, वो इतना पढ़ा लिखा या इतना अक्लमंद नहीं है कि उसके ऊपर मैं रिलाय करूं, तो उसने एक बीडी सिस्टम बनाया था और उसकी बुनियाद के ऊपर ख़ुद को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट करा दिया था, क्योंकि उनको कंट्रोल करना इतनी कम क्वांटिटी के अंदर लोगों को, बीडी मेंबर्स को कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था और उसी के ज़रिए उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल का खिताब भी दिया। इससे अगर आप आगे बढ़ें, जनरल ज़ियाउल हक की बात करें तो उन्होंने जो अपना एक नैरेटिव बेचा वो ये था कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म को पाकिस्तान में फैला रहे थे और जिससे इस्लाम को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। तो वो इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और अपनी सर्विसेज देने की एक निशानी के तौर पर अपने आप को जो है प्रेसिडेंट मुंतखब कराया और उसी का ये सारा खमियाजा था कि अफ़गान वॉर के अंदर हिस्सा लेना और वहाँ से आपको अभी पता है कि क्लाशनकोव्स, चर्च वगैरह और ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इस सब की बुनियाद उसी अफ़गान वार जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने कराई थी उसी को जाता है। इसके अलावा जहाँ तक हमारा ये बिलीफ है कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो इंडिया और अंदरूनी साजिश की वजह से वो जो है हमसे अलहदा हुआ था, तो वहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो कि एक्चुअल में हमारा इस वक्त पाकिस्तान है, इन्होंने कभी भी ईस्ट पाकिस्तान को फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न की जो इक्वल सिटीज़न होता है उसकी कभी उन्होंने इम्पॉर्टेंस नहीं दी, हमेशा उन्हें सेकंड क्लास सिटीज़न ही समझा। और उसके साथ ये जो स्टेटस है, इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो पार्टीशन से पहले भी था, वो पार्टीशन के बाद में भी रहा। जहाँ पर 1946 के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इतने बड़ा ईस्ट पाकिस्तान, उसके कोई रिप्रेजेंटेशन उस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर नहीं थी। उससे अगर हम पार्टीशन के बाद की बात करें तो वहाँ पर ना उनकी जो उनका राइट था कि उनकी बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाता, वो आपने नहीं किया। इसके अलावा आपने 1971 के जो इलेक्शंस थे उसके अंदर आपने उनका राइट बनता था गवर्नमेंट बनाने का, वो आपने नहीं होने दिया। इसके अलावा जनरल याया खान ने जो ऑपरेशन सर्च लाइट के ज़रिए एक ही रात के अंदर 7,000 से ज़्यादा मासूम बंगालियों को फ़ौज के हाथों मरवाया था। तो इन सब ज़्यादतों के बावजूद आप फिर यही क्लेम करते हैं कि जो ये सब कुछ इंडिया की साजिश थी या जो अंदर की उनकी जो बंगाली हैं उन्होंने अपने कम तरीका अपना मुजाहरा किया था। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये सब कुछ होना लाजिम था जिस तरह का वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट रहा है। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि 1965 या 71 और 1999 के जो वॉर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान को बरतरी हासिल थी, तो ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये है कि ऐसी जो जितनी भी जंगें होती हैं, ज़्यादातर ऐसी जंगों का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। अगर हम 65 की वॉर की बात करें तो उसमें हमें ये लगता है कि इंडिया ने शायद यूनाइटेड नेशंस को कॉल दी थी कि वो इंटरवीन करें। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी। यूनाइटेड नेशंस ने ना ही पाकिस्तान के ना ही इंडिया के कहने के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस के कहने के ऊपर इंटरवीन किया था। और जहाँ तक 71 की बात है कि हमें लगता है कि शायद 71 की बात हम 71 की जो वॉर है वो हम जीते हैं, तो वहाँ पे हमारी अकल को सलाम है कि वहाँ पर 83,000 हमारा जो सोल्जर था उन्होंने वहाँ पे सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। और उससे भी बड़ी बात कि 1971 के अंदर आपका जो बांग्लादेश है, आपका ईस्ट पाकिस्तान टूट गया था, जो कि हमें लगता है कि क़यामत तक बनने के लिए जो पाकिस्तान हमारा बना था वो 2 टुकड़ों में हो गया था और बांग्लादेश बन गया था, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद हम ही जंग जीते हैं। इसके अलावा जहाँ तक 99 की बात है तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब बिल क्लिंटन के साथ मिलने गए थे वाशिंगटन, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि इंटरवीन करें, क्योंकि हमारी कंडीशन उस वक्त ऐसी नहीं थी कि हम ज़्यादा देर तक उनका मुकाबला कर सकते इंडिया का। और इसके अलावा जो इंडिया से हमें न्यूक्लियर अटैक का भी खतरा था, इस वजह से नवाज़ शरीफ साहब बिल क्लिंटन से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो इंटरवीन करें। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही कम चीज़ों को एड्रेस किया है। ये ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट फैलेसीज़ हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इस तरह की सैकड़ों फैलेसीज़ से भरी पड़ी हैं, जहाँ पर महज़ब माशरों के अंदर हिस्ट्री बच्चों को इस वजह से पढ़ाई जाती है ताकि वो ये देख सके कि हम प्रेजेंट तक पहुँचे कैसे हैं।
और इस तरह प्रेजेंट और पास्ट को एनालाइज करके वो अपनी थिंकिंग से ये डिसाइड करें और ये कंसिडर करें कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टेक्स्ट बुक का जितना भी डिपार्टमेंट है और जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये एक प्रोपेगेंडा सोर्स हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, फॉर द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और जो स्टेट है वो अपना जो नैरेटिव है उसको बेचने के लिए और जो अपनी जो फैलेसीज़ हैं वो अपने शहरियों के अंदर मुंतकिल करने के लिए इन टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करती हैं। और बचपन से ही बच्चे की ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी जाती है। बच्चे को बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी है वो बहुत ही माइटी आर्मी है और दुश्मन जो है, कोई भी दुश्मन हो उसके सामने टिक नहीं सकता, और आपने आर्मी के ऊपर और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। और जो मार्शल लॉ होता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और इसको आपने कभी रेजिस्ट नहीं करना अगर ऐसी नौबत भी आए। यही वजह है इन्हीं टेक्स्ट बुक्स की जो पैदावार है ये, क्योंकि 50-60-70 सालों से बच्चे पढ़ पढ़ कर इनको यहाँ पर बड़े हुए हैं, तो अब इतनी उनका नैरेटिव बिल्डिंग हो चुकी है, इतनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है कि जब उनके सामने मार्शल लॉ की बात की जाए कि मार्शल लॉ अच्छा है या नहीं, या इस मुल्क का सोल्यूशन क्या है, तो उससे हमें ये जवाब देखने को मिलता है। मार्शल लॉ इस मुल्क में आए 30 साल के लिए, सब करप्ट लोगों को उड़ा दे, बस हाल सही है, पाकिस्तान सही हो जाएगा।